हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदय क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेशन में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड सेशन है, इसमें दोस्तों नेक्स्ट सीरीज होने जा रही है, नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है हमारा लेक्चर नंबर 5 के अंतर्गत राजनीति सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण। और आज के इस सेशन से दोस्तों हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेशन है और आज के सेशन में दोस्तों विभिन्न दृष्टिकोण जो रहे हैं राजनीति सिद्धांत के, उन पर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे, ताकि व्यवहारिक रूप से आपको इस विषय का पूरी तरह से परिचय हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए, ताकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता ना पड़े। एक दृष्टि दोस्तों हमेशा की तरह हम अपनी यूनिट पर डालेंगे और जानेंगे किस तरह से हम जो है इसका चैप्टर वाइज चैप्टर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट थी हमारी राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता पर, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसका राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य, सिद्धांत या सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है ना, विषय वस्तु, कार्य क्षेत्र, इन सब पर दोस्तों वन बाय वन करके हमारी चर्चा हुई है। इसकी प्रकृति, महत्व, सभी पर हमारी डिटेल में चर्चा हुई है। और इसी क्रम में हमारा आज का सेशन जो हो रहा है वो हो रहा है राजनीतिक सिद्धांत की, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों पर, जिसके अंतर्गत हमें 4 विशेष प्रकार के दृष्टिकोणों पर चर्चा करनी है। क्लियर है? इसी के साथ में हमारा आज का जो ये फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का सारांश क्या है, हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम व्याख्या की बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे राजनीति के विभिन्न जो दृष्टिकोण है इसका अर्थ क्या है, ये दृष्टिकोण क्यों लिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सभी अलग अलग दृष्टिकोणों पर सेपरेट तरीके से, जैसे कि उदारवादी दृष्टिकोण क्या है राजनीति का, उसी प्रकार से राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, वही समझौतावादी दृष्टिकोण क्या होता है, और लास्ट में अंत में देखेंगे लोकहितवादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो इन चारों दृष्टिकोणों को दोस्तों व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान से सुनते चलिएगा, सेशन को एक बार एंड तक जरूर सेशन में बने रहें, ताकि इस जो टॉपिक में आपको लेकर ये आया हूं, इसको लेकर के कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं सेशन एंड होने तक कोई भी कंफ्यूजन ऐसी नहीं रहेगी, या कोई भी ऐसा फैक्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको रटने की जरूरत पड़े। पूरा व्यवहारिक रूप से हम सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ स्टूडेंट नए भी हैं जो पहली बार हमको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दूं इस बात का कि हमारा जो सेशन चलता है दोस्तों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक, कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्ट में हम थ्योरेटिकल रूप से भी और व्यवहारिक रूप से दोनों पक्षों में आपको मजबूत बनाते हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की आपसे कोई गलती ना हो। थ्योरेटिकल पार्ट आपका इसलिए कंप्लीट करवाते हैं ताकि आप एग्जाम में सटीक रूप से लिख पाए अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, और व्यवहारिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाते हैं ताकि आपके अंदर उस टॉपिक की अच्छी खासी समझ हो और अच्छी पकड़ हो उस टॉपिक पर, ताकि आप अच्छे से अच्छा आंसर एग्जामिनर को दे पाए, ठीक है ना। तो दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, या कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। ये नोट आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप रिवीजन बाद में लगा सके, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगा सके, और व्यवहारिक रूप से इसको समझते हुए चलिएगा। बहुत आसान टॉपिक होते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। बस किताबों में जानबूझ करके इसको थोड़ा डिफिकल्ट रूप दे दिया जाता है, डिफिकल्ट बना दिया जाता है। और डिफिकल्ट जानबूझकर इसलिए नहीं क्योंकि उनकी आपसे दुश्मनी है, बल्कि थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बना दिया जाता है ताकि आप सॉफ्ट से हार्ड की ओर मूव करें, थोड़े आपकी बुद्धि का थोड़ा और विकास हो, है ना। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी आदत नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे प्रथम तथ्य तो यह है कि जिस राजनीतिक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण का अर्थ सिंपल सा है, व्यवहारिक रूप से खाली समझिए इसको। अब प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक अलग अलग विद्वान रहे हैं, कई प्रकार के विचारक रहे हैं, कई प्रकार के विद्वान रहे हैं, और सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार राजनीति में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। संभवतः आपने प्राचीन राजनीतिज्ञों को पढ़ा होगा या आधुनिक राजनीतिज्ञों को भी पढ़ा होगा,
दोनों के विचारों में कई ज्यादा असमानताएं हमें देखने को मिलती है, असमानता नहीं तो विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई राजनीति के बारे में क्या कहता है और कोई क्या कहता है। उसी प्रकार से जब आधुनिक अर्थात कि वर्तमान के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनका क्या कहना कुछ और है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनमें से हमें यह परखना हो कि इनमें से महान कौन था या सही कौन था और गलत कौन था, ऐसा नहीं है। बल्कि चाहे भले ही हम प्राचीन विद्वानों की बात करें तो उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपने विचार रखे थे, और जो आधुनिक विद्वान है अर्थात कि जो वर्तमान के विद्वान है वो अपनी इन परिस्थितियों के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। समझ पा रहे ना। और यही कारण है कि जो प्राचीन विचारक रहे हैं या प्राचीन राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनके विचार आधुनिक विचारकों के विचारों से मेल नहीं खाते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो कौटिल्य का सबसे सुनहरा एग्जाम्पल है, जो कि प्राचीन राजनीतिज्ञ विद्वान रहे हैं, है ना, कौटिल्य अर्थात चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें पूरी राजनीति का वर्णन था, क्योंकि उनके दृष्टि में अर्थात कि उनकी कौटिल्य की दृष्टि में राजनीति और अर्थशास्त्र अलग ही नहीं था, दोनों एक ही थे। ऐसे ही अगर हम बात करें सुकरात की बात कर लीजिए, चाहे आप प्लेटो की बात कर लीजिए, तो ये भी प्राचीन विद्वान रहे। और ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों को भी सम्मिलित करके उसको राजनीति के रूप में देखने का प्रयास किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं आधुनिक विचारकों की, तो आधुनिक विचारक राजनीति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन विद्वान जो थे वो राजनीति का प्रयोग सभी क्षेत्रों में, लगभग समाज के सभी क्षेत्रों में करते थे, लेकिन आधुनिक जो विद्वान रहे हैं वो राजनीति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के संबंध में ही करते हैं, और उसी को लेकर के ये पूरा तथ्य लिखा हुआ है ना। आइए थोड़ा सा इसको रीड आउट करके और थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए यहां पर कुछ विद्वानों का नाम आ रहा है, जैसे अरस्तु, पाल, जेलिनेक, है ना, पोलक, लेविस या बेन। ऐसे और भी कई आधुनिक लेखक हैं या आधुनिक विद्वान हैं जिन्होंने अपनी कृतियों में पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया है। कृतियों मतलब अपनी रचनाओं में, या जो भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब विचार कैसे बोल के तो नहीं करेंगे ना, लेखों के माध्यम से करेंगे, और लेख मतलब वो पुस्तक लिखेंगे। तो इन विद्वानों ने जो अपने विचार अपनी पुस्तकों में लिखे हैं, उन विचारों में उन्होंने पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु ने भी पॉलिटिक्स की बुक लिखी है ना। तो इन्होंने लगभग सभी ने पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया है अपने विचारों में, और इस पॉलिटिक्स शब्द के प्रयोग से ही राजनीति के व्यवहारिक रूप जो है इसका प्रकट हो जाता है कि प्राचीन समय से ही राजनीति कितनी व्यवहारिक रही है समाज के लिए। लेकिन जब हम बात करें कुछ अन्य विचारकों की, तो वो पॉलिटिक्स का प्रयोग केवल और केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही करना चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र अर्थात कि राज्य या शासन से संबंधित जो कार्य होते हैं, सिर्फ उन कार्यों को करने के लिए ही राजनीति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर दो धारणाएं देखने को मिली आपको। देखिए जैसे अरस्तु, पाल, जेनेलिक, अब जैसे ये विद्वान है, ऐसे ही और भी कई विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करके और राजनीति के व्यवहारिक रूप को हमारे सामने उकेरा है। वहीं कुछ ऐसे विचारक भी रहे हैं जिन्होंने राजनीति का प्रयोग केवल और केवल शासन संबंधी कार्यों के संबंध में ही किया है ना। इसीलिए वो शासन के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान का प्रयोग वो सिर्फ वही करना चाहते हैं या उसी के लिए उपयुक्त समझते हैं। आगे कहा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध रहा है राजनीति से, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, चूंकि हमें प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक विचारकों पर ज्यादा फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हम हैं और वर्तमान में हमें राजनीति विज्ञान पढ़ना है। तो वर्तमान में राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो राजनीति में किया जा रहा है ना। इसलिए वर्तमान के राजनीतिक क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाएगा, अध्ययन के दृष्टिकोण से भी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, है ना। तो कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में से संबंध रहा है,
प्रत्येक क्षेत्र से संबंध रहा है, चाहे फिर वो उसका व्यवहारिक अध्ययन हो, किसका, राजनीति का, चाहे वो व्यवहारिक अध्ययन हो या सैद्धांतिक अध्ययन हो, दोनों ही पक्षों पर राजनीतिक विज्ञान का ही अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान इसी कारण से एक व्यापक अभिव्यक्ति बन चुकी है। व्यापक अभिव्यक्ति बन चुकी, क्यों व्यापक अभिव्यक्ति बनी है? राजनीति विज्ञान एक व्यापक विषय बन चुका है, बड़ा विषय बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये समाज की जो राजनीति है उस राजनीति के व्यवहार का भी अध्ययन करता है और सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। और जब व्यवहारिक अध्ययन भी करेगा, सैद्धांतिक भी करेगा, तो उसने पक्ष छोड़ा ही कौन सा है? कोई सा भी पक्ष नहीं छूटा उससे, उसने पूरी राजनीतिक जीवन को लपेट लिया अपने अंदर, है ना। तो राजनीतिक शब्दों को लेकर के प्राचीन विचारकों का मत हालांकि कुछ और रहा है, लेकिन वो जो चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अगर हम आधुनिक युग की बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें, तो इस शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है? राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। समझना बात को, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम यहां पर देखेंगे दोस्तों कि जो अलग अलग विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं या अलग अलग दृष्टिकोण आए हैं राजनीति को लेकर के। कोई विद्वान आए, उन्होंने कहा है कि राज्य को ना ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। किसी ने कहा कि इसमें राजतंत्र होना चाहिए, एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें धनी वर्ग का प्रभुत्व होना चाहिए। किसी ने बोला नहीं, जनता की सरकार होना चाहिए। तो अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने अपने अपने अनुसार अपना अपना मत प्रकट किया कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही 4 विशेष प्रकार के मतों पर हमें डिस्कस करना है और उन्हीं मतों को हम यहां पर दृष्टिकोण कह रहे हैं, जिनमें से प्रथम मत तो आएगा आपका उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवादी मत, अर्थात कि ये वो विद्वान है जो शासन की उदारवादी धारणा में विश्वास करते थे। उसके बाद में हम देखेंगे मार्क्सवादी, है ना। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी विचार, इनका कहना है कि नहीं, जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो समाजवादी होना चाहिए। मार्क्स ने जो धारणा प्रस्तुत की है उस धारणा के अकॉर्डिंग एक समाजवाद होना चाहिए प्रत्येक राज्य में। इसी प्रकार से कुछ विचारक आते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार, उदारवाद और मार्क्सवाद को छोड़िए, इनके बीच का रास्ता निकालिए, समझौता कीजिए, समझौतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ आते हैं तो वो लोकहितवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो चारों दृष्टिकोण को, यही हमारा मेन विषय है, ये चारों दृष्टिकोण ही हमारा आज का मुख्य विषय है ना। आइए तो एक एक करके इनको समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, बस ध्यान से दोस्तों सिर्फ सुनते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शुरू से लेकर एंड तक सुनिए, आपको एक एक पक्ष आपको समझ आएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। बस ध्यान से पहले सावधानी के साथ सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुनना सीखिए, अपने आप प्रत्येक पक्ष आपका क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो पहला बिंदु है हमारा उदारवादी दृष्टिकोण। तो कुछ विद्वान ऐसे रहे हैं, जैसे कि इनमें कई नाम आते हैं, जैसे बेंथम साहब का नाम आता है, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है, लिंडसे का, बार्कर, मैकीवर, ऐसे कई ऐसे विद्वानों का नाम आता है जो चाहते हैं कि राज्य में एक समाज का में जो है समाज के नियमों को संचालित करने के लिए एक राज्य बनाया जाए, एक राज्य की उत्पत्ति हो, उस राज्य में एक सरकार हो जो कि उदारवादी हो। कैसी हो? उदारवादी हो, है ना। तो इस प्रकार की विचारधारा के जो जन्मदाता कहलाते हैं वो जॉन लॉक कहलाते हैं। कौन? जॉन लॉक। बस ध्यान से सुनिएगा, उदारवादी विचारधारा के जो जन्मदाता है वो जॉन लॉक कहलाते हैं। कौन? जॉन लॉक कहलाते हैं। और इन पर लगभग सभी विद्वानों पर हमने सेकेंड ईयर में सेशन भी लिया हुआ है, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको। अगर आप इन सभी विद्वानों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो एक बार सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट देखिएगा, है ना। ये है आपका पश्चिमी विद्वानों पर, पश्चिमी राजनीतिक विचारक नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां मिल जाएगा। और भारतीय विद्वानों को पढ़ना है तो भारतीय राजनीतिक विचारक नाम से प्लेलिस्ट है। दोनों के माध्यम से आप इन सभी विद्वानों को फॉलो करके इनके बारे में समझ सकते हैं अच्छे से डिटेल में। कंप्लीट पढ़ाया हमने, कंप्लीट, है ना। तो जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जन्मदाता माना जाता है। क्यों माना जाता है? इनका विचार कैसा रहा है? इन्होंने जो अपना दर्शन प्रस्तुत किया, उस दर्शन में इन्होंने व्यक्ति को ही प्रमुख माना। उन्होंने कहा कि राज्य हो या शासन या कुछ भी हो, सब कुछ व्यक्ति के लिए होना चाहिए। किसके लिए? व्यक्ति के लिए होना चाहिए, है ना। मतलब ये कि व्यक्ति को केंद्र में रखा, उसके बाद में समाज की या प्रशासन की सभी व्यवस्थाओं को व्यक्ति के लिए संचालित कर दिया।
इसलिए कहा जाता है कि जॉन लॉक ने व्यक्ति के अधिकारों की बात की, व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता दी, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता दी, वहीं सरकार के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन किया। अर्थात ये कि उन्होंने व्यक्ति के जीवन में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप की बात की, कि सरकार व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप ना के बराबर करे, जहां आवश्यकता हो सिर्फ वहीं करे, अनावश्यक रूप से व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप ना करे सरकार। मतलब व्यक्ति के अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया है। तो अब यहां से आप एक बात अच्छे से दिमाग में क्लियर कर सकते हैं कि जो उदारवादी राजनीति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में व्यक्ति को प्रमुख केंद्र माना है और व्यक्ति के अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, सरकार को कम। ठीक है ना। तो जॉन लॉक के अलावा और भी विद्वान है जो इस उदारवादी धारणा के समर्थन में है, जो समर्थन देते हैं, जैसे कि बेंथम साहब है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, जेफरसन है, लिंडसे बार्कर या मैकीवर साहब है, इनका विशेष नाम आता है। बाकी तो और भी कई विद्वान है, लेकिन इनका नाम विशेष रूप से आता है। तो आइए जरा अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इन उदारवादी विचारकों के विचार कैसे रहे, ये क्या चाहते थे शासन में, कि कैसा शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्या चाहते थे ये। आइए वन बाय वन करके एक एक पॉइंट के माध्यम से समझते हैं, है ना। पूरा माइंड में पूरा सब कुछ क्लियर होगा, डोंट वरी। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि उन्होंने कहा, उदारवादियों का मानना रहा है कि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उसमें उसमें एक सामाजिकता होती है, मतलब कि उसमें समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ घुल मिल कर रहने की उसकी प्रवृत्ति होती है। अगर हम समाज से व्यक्ति को अलग करेंगे तो वो स्वतः ही उसकी जो अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। इसलिए कहा गया है कि जो सामाजिकता है, उसकी सामाजिकता उसकी मूल प्रवृत्ति है, मूलभूत प्रवृत्ति है ना। मतलब समाज से अलग होकर नहीं रह सकता वो। आगे उन्होंने कहा किन्ने, उदारवादियों ने, कि मानव में कई सद्गुण होते हैं, मानव में कई सद्गुण होते हैं, जैसे उसमें एक दया की भावना होती है, परोपकार होता है, न्याय की भावना होती है, उसमें वीरता शौर्य होते हैं, ऐसे कई सद्गुण होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक सिक्के के एक तरफ का ही पहलू है। दूसरा पहलू जो कि प्रत्येक मानव के साथ होता है, उस प्रत्येक मानव जो है, भले ही वो सामाजिक प्राणी है, उसमें दया परोपकार जैसे सद्गुण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अवगुणों से बच नहीं सकता। अर्थात कि उसका दूसरा पहलू हिंसा, स्वार्थ और दमन भी रहा है। हिंसा करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति में निरंतर लगे रहना, और दमन करना मतलब कि निर्बल को कुचल के आगे बढ़ने का जो उसका स्वभाव रहा है, ये भी जो है उसका एक अभिन्न अंग रहा है। तो हिंसा की जो दुर्गुण है इसका, स्वार्थ पूर्ति का जो कार्य है इसका, इन सब के कारण उन व्यक्तियों में आपस में संघर्ष उत्पन्न होता है, अर्थात कि समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। समझ पा रहे हैं? तो इस संघर्ष को कैसे रोका जा सकता है? संघर्ष को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसको टाला जा सकता है। कैसे? अगर कुछ नियम बना दिए जाए, है ना, या कुछ परंपराओं का विकास कर दिया जाए, तो यह संघर्ष नियंत्रित हो सकता है। दोस्तों एक बात और एडिशनली समझ लीजिए इस बात को, अगर समाज को नियंत्रित करना है, समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना है, या समाज को तीव्र गति से उसको विकास क्रम में लगाना है, या किसी समाज को ध्वस्त करना है, समाप्त करना है, तो समाज के दो तरीके हैं। इन सभी के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कानून और एक होता है धर्म। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है ये एक तो होता है कानून, एक होता है धर्म। अगर आप किसी समाज को एक नई दिशा में मोड़ना चाहते हैं, उसको नए विचारों से अवगत करा करके उसका विकास करना चाहते हैं, तो उस समाज के लिए आपको नियम बनाने होंगे, और वो नियम या तो कानून बन जाए, ताकि कानून में दंड के प्रभाव से या दंड के डर के कारण उस कानून का वो पालन करेंगे और उस समाज का अपने आप विकास होगा। और अगर वो कानून नहीं बन पाते, तो फिर उसे धर्म के साथ जोड़ दीजिए। अगर आपने उन नियमों या परंपराओं को धर्म के साथ जोड़ दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति धर्म के पालन में आंखों पे पट्टी बांधकर उन नियमों का पालन करेगा, है ना, तो भी वो समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन वास्तविक रूप से वर्तमान समाजों के साथ तो यह देखा जाता है कि जो धार्मिक नियम है वो उनका विकास करने की अपेक्षा उनको नीचे लेकर जा रहे हैं, समाज को की उन्नति नहीं कर रहे बल्कि अवगति कर रहे हैं। उनकी समाज की अवगति मतलब कि
प्रगति में प्रमुख बाधा बन रहे हैं, है ना। ये कई बार देखा गया है, ऐसा कई बार देखा गया है। तो यहां पर मेरा कहने का प्रयास यही है कि अगर समाज के संघर्ष को रोकना है, नियंत्रित करना है, टालना है, तो कुछ नियम बनाने होंगे, और इन नियमों को बनाने के लिए ही संभवतः मनुष्य ने एक राज्य की उत्पत्ति की, राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति की। तो इस बात से इस तथ्य से यह बात साबित होती है कि जब व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए व्यक्ति ने मिलकर के राज्य की उत्पत्ति की है। तो चूंकि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के लिए हुई है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए, याद रखिएगा, है ना। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए है। यह धारणा है किनकी? उदारवादी विद्वानों की। आगे देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों ने, राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की, तो अब चूंकि एक राज्य का निर्माण हो चुका है, राज्य की उत्पत्ति हो चुकी है, तो अब राज्य की उत्पत्ति होगी तो राज्य कैसे चलेगा? राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से चलेगा, है ना। तो अब उदारवादियों का कहना है कि जब चूंकि राज्य बन चुका है, तो राज्य में भी प्रतिनिधि संस्थाएं होना चाहिए। प्रतिनिधि संस्थाएं जिसे समझ रहे हैं ना, जैसे भारत में क्या है दोस्तों, हम अपने प्रतिनिधि चुन करके, है ना, चुनाव में वोट डालते हैं, अपने सांसद या विधायकों को चुन करके और उनको शासन करने के लिए भेजते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रतिनिधि, और जो जहां पर वो बैठते हैं वो प्रतिनिधि संस्था कहलाती है। जैसे कि विधानसभा या संसद, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों ने प्रतिनिधि संस्थाओं का समर्थन किया, और उनका मानना था कि अच्छा शासन वो होता है जो राज शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना हो। राज्य की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, बल्कि सभी जनता के हाथ में होनी चाहिए। देश में एक से अधिक राजनीतिक दल होना चाहिए, है ना। राजनीतिक दल होने के अलावा वहां पर प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को खुलकर के बोलने का और व्यक्ति को अपनी भागीदारी देने का अधिकार होना चाहिए। जो हमारी न्यायपालिका होती है उसका स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये प्रमुख विचार रहे हैं आधुनिक जो उदारवादी विद्वान रहे हैं उनका, है ना। इसके अलावा उदारवादियों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख मानते हुए नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता पर भी विशेष जोर दिया है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अगर सरकार नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता देना चाहे तो नागरिकों पर सरकार अनुचित दबाव न डाले, बस यही नागरिक स्वतंत्रता है। अर्थात ये कि नागरिकों के कामकाज में, कार्यों में सरकार जरूरत ना होने पर भी हस्तक्षेप ना करे, उनको परेशान ना करे, बस इतना कर दीजिए, यही नागरिक स्वतंत्रता है। वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो कई प्रकार की स्वतंत्रता आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, तो जैसे कि वर्तमान का भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, है ना। जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो सब व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, है ना। विचार की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रकाशन, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वही अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्ति को अपने व्यापार करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, व्यापार करके और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसमें सरकार की ओर से अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना हो, यही आर्थिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, शुरू में, प्रारंभ में, अब ध्यान यहां देना है दोस्तों कि देखिए कि किस किस प्रकार के उन्होंने विचार व्यक्त किए थे, है ना। किस किस प्रकार के उन्होंने विचार व्यक्त किए, किस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया, है ना। और व्यक्ति चूंकि सामाजिक प्राणी होने के कारण उसमें संघर्ष भी उत्पन्न होता है। संघर्ष को समाधान करने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है, और राज्य में कहा है कि राज्य में जो है एक प्रतिनिधि संस्थाएं होनी चाहिए, है ना। प्रतिनिधि संस्थाएं होनी चाहिए जो स्वतंत्र हो, न्यायपालिका स्वतंत्र, कई प्रकार की व्यवस्थाएं करने का उन्होंने कहा है। आगे चल करके उन्होंने कहा है कि सरकार को जो है नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता ये विशेष रूप से नागरिकों को देनी चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं तो हो चुकी है। अब बात करते हैं कि जो उदारवादी विचारक रहे, जो प्राचीन समय के रहे थे, मतलब कि जो प्रारंभिक जो उदारवादी विचारक थे, उनका मानना यह था कि सरकार नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे, अर्थात कि सरकार को अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार हस्तक्षेप ना करे आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र अर्थात ये कि बाजार में वस्तुओं का मूल्य या
जो दरें होती है मजदूरी की, वस्तु का मूल्य और मजदूरी की दरें ये सरकार निर्धारित ना करे, बल्कि बाजार में जो मांग और पूर्ति होती है उसके आधार पर अपने आप उनको निर्धारित होने दे। अर्थात ये कि सरकार बाजार को बाजार के हाल पर छोड़ दे, वो जैसे चाहे अपना विकास करे। तो जो प्रारंभ के जो उदारवादी थे उनका मानना यह था, और इसीलिए इस प्रकार की परंपरा भी चली। लेकिन आगे चल करके देखा कि इस प्रकार की विचारधारा में कई दोष थे, और उसी दोष के कारण यहां पर जो निम्न वर्ग के मजदूर श्रेणी लोग थे या जो मजदूर थे उनका बहुत शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में सरकार का कोई प्रभाव नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। इस कारण से जो धनी वर्ग के लोग थे वो श्रमिकों को कम मजदूरी देते थे और उनसे काम ज्यादा लेकर के उनका शोषण करते थे। और जब ये दुर्गति सामने आने लगी तो इन्हीं उदारवादियों के दृष्टिकोण बदल गए। और अब उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने आगे चल के उदारवादियों ने, कि आवश्यक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी आवश्यकता के आधार पर है ना सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन पूरी तरह नहीं। संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं उदारवादी, मैं ये मानता हूं, लेकिन उदारवादियों का स्पष्ट मानना था कि जहां आवश्यकता हो सरकार को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि किसी का शोषण ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो। ठीक है ना? तो इतना ही था दोस्तों उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बस इतने विचार भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके समझने के लिए भी इतना पर्याप्त है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता होगी। इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। कंटेंट बहुत कम नहीं है, काफी सारा कंटेंट है, और कंटेंट कॉपी में लेकर के इसीलिए आता हूं ताकि आप एग्जाम में रिवीजन लगाएं तो समय भी कम लगे और फटाफट आपका रिवीजन होता चला जाए। बाकी कंटेंट तो है ही शानदार, जब आप पढ़ेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ किस कैटेगरी का कंटेंट मैं आपको ला करके दे रहा हूं ना। आइए अगला जो दृष्टिकोण है वो है दोस्तों मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण तो मुझे नहीं लगता है कि आप बीए तक आ चुके हैं और अभी तक आपको इस दृष्टिकोण का नाम आपने सुना नहीं हो। कार्ल मार्क्स का नाम तो लगभग सभी ने सुना हुआ है ना? तो कार्ल मार्क्स ने जो अपने विचार दिए थे उन्हीं विचारों को हमने यहां मार्क्सवादी विचार कहा है, और वही मार्क्सवादी विचार को ही हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहे हैं। अब यहां पर देख लीजिए कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स के इस विचारधारा को एक्सेप्ट किया, अर्थात कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण को किस किसने एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सोवियत संघ, रूस ने एक्सेप्ट किया, चीन ने, पोलैंड ने, हंगरी, यूगोस्लाविया और क्यूबा। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स की धारणा को ऐसा का ऐसा ही उठाकर अपने देश में प्रचलित कर लिया, अर्थात कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपना लिया। देशों का नाम याद रहे दोस्तों, सोवियत संघ, रूस, चीन, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया और क्यूबा। इनके अलावा और भी देश है, लेकिन एक कट्टर तरीके से जिन्होंने अपनाया है मार्क्सवादी दृष्टिकोण को, ये प्रमुख देश है ना। तो मार्क्सवादियों के अनुसार, अर्थात कि मार्क्सवादी धारणा रखने वाले विद्वानों के अनुसार, उनका कहना है कि समाज में जो वर्ग आर्थिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा समर्थ होता है, उसी वर्ग का राजनीति पर अधिकार होता है। और सदियों से या कहें कि युगों से या प्रारंभ से ही वही वर्ग सत्ता करता आया है राजनीति में, उसी की सत्ता रही है। और ऐसा वर्ग केवल और केवल अपने ही हित की सोचता है, किसी अन्य के हित की नहीं सोचता। कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन राज्य को वर्गीय भेदों को बढ़ावा देने का साधन मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि राज्य सिर्फ जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग है इनमें और भेदभाव को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि जिसका राजनीति पर प्रभाव है वो सिर्फ अपने हित के लिए काम करते हैं, ना कि जन साधारण के हित के लिए। मार्क्सवादियों का मानना है कि हर युग में राजनीतिक शक्ति उन हाथों में रही है जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार रहा है। जैसे दास प्रथा वाले युग में स्वतंत्र लोगों की राजसत्ता थी, जो लोग स्वतंत्र थे वो शासन चलाते थे। वहीं सामंती युग में जो जमींदार लोग थे या व्यापारी लोग थे वो शासक थे। उसी प्रकार से पूंजीवादी युग में
जो पूंजीपति थे उनका शासन था। तो समाज का एक छोटा सा वर्ग, एक छोटा, ये जो देख रहे हैं आप, स्वतंत्र लोग वाला, ये जमींदार, व्यापारी, ये पूंजीपति, ये जो है ना अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक छोटा सा वर्ग था समाज का। तो इस छोटे से वर्ग ने एक बड़े वर्ग पर, जो कि निचले तबके में था, बड़े वर्ग पर अधिकार किया, उसको अपने अधीन रखा, उसका अपने हितों की पूर्ति के लिए उस बड़े वर्ग का इस छोटे से वर्ग ने शोषण किया है। और यही कारण है कि असामाजवादी जो राज्य है उनका स्वरूप दमनकारी रहा है। असमाजवादी है ना, जिसने मार्क्सवादी धारणा को नहीं अपनाया, अर्थात कि जिसने साम्यवाद को नहीं अपनाया, समाजवाद को नहीं अपनाया है, तो इनका कहना है कि जिन देशों ने समाजवाद को नहीं अपनाया है उन देशों में दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था रही है। सरकार, उनका कहना है आगे कि सरकार का स्वरूप चाहे कोई सा भी हो, सरकार, किसी देश में सरकार चाहे कैसी भी हो, चाहे वहां पर राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र अर्थात कि गणतंत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन यह निश्चित है कि शासक वर्ग केवल अपने हित में ही काम करता है, अपने हित के लिए ही कानून बनाता है। पूंजीवादी देशों का लोकतंत्र दिखावटी है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी देशों में जो कानून बनाए जाते हैं वो पूंजीपतियों के लिए बनाए जाते हैं, पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं लोकतंत्री सरकार भी दूध की धुली नहीं है। लोकतंत्री सरकारें भी हिंसा और दमन पर आधारित होती है, हिंसा और दमन पर आधारित, क्योंकि आज भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह बात सत्य है कि लोकतंत्र वाले देशों में भी, जैसे कि भारत को ही एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर भी पूंजीपतियों का बोलबाला है, हिंसा का बोलबाला है, दमन का बोलबाला है। आज हर कोई ईमानदार, लेकिन जो गरीब है वो राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता, है ना। समाज का धनी वर्ग सर्वसाधारण लोगों को बल प्रयोग के द्वारा अपने अधीन रखता है, एक बड़े वर्ग को, है ना। अतः इसका निराकरण मार्क्सवादियों ने बताया है कि सशस्त्र क्रांति एकमात्र इसका सही रास्ता है, जिसके द्वारा जो सदियों से जो गुलामी करते आए हैं वो शासन कर सके या राजनीति में शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। एकमात्र कारण, और वो है सशस्त्र क्रांति। क्या? सशस्त्र क्रांति। तो इनका कहना है कि जो धनी वर्ग है उसको लूटिए, उसको मारिए, चाहे कुछ भी करो, उसको भगाइए वहां से और शासन व्यवस्था को हथिया लीजिए। जैसा कि कहां पर तालिबान ने किया ना, बिल्कुल यही विचारधारा रही है, मार्क्सवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। बस जबरदस्ती हड़प लीजिए शासन व्यवस्था को, है ना, और उस पर अधिकार कर लीजिए। किसके द्वारा? निचले वर्ग के द्वारा। तो देखिए, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि कोई विचारधारा गलत होती है या किस, है ना, कमियां सब में होती है, चाहे कोई सी विचारधारा हो, प्रत्येक विचारधारा में कमियां होती है। प्रत्येक विचारधारा चाहे कोई सी भी हो इस दुनिया की, कोई भी परफेक्ट नहीं है अपने आप में, लेकिन हम ये गलत भी नहीं कह सकते किसी को। क्यों? क्योंकि प्रत्येक विचारधारा का जन्म समय की परिस्थितियों जो होती है, उस परिस्थितियों की उत्पत्ति का विशेष परिणाम होती है। ध्यान दीजिएगा, है ना। समय की जो परिस्थिति होती है ना, परिस्थितियों का परिणाम होती है ये विचारधाराएं। और जब समय की परिस्थितियों के आधार पर या समय की परिस्थितियों का परिणाम कोई विचारधारा हो तो उस विचारधारा को हम गलत कैसे कह सकते हैं? तो उस समय की कुछ विचारधारा ऐसी थी जिसमें कार्ल मार्क्स कहने के लिए मजबूर हो गए थे कि अगर हम निचले तबके के लोगों को प्रशासन व्यवस्था में भागीदार बनाना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है सशस्त्र क्रांति का। अस्त्र शस्त्र उठाइए और उनको मारिए, जो शासन व्यवस्था में है उनको भगाइए और शासन व्यवस्था को हथिया लीजिए, ठीक है ना। तो सशस्त्र क्रांति के बिना वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसलिए श्रमिकों को चाहिए कि वे क्रांति के द्वारा राज सत्ता को हथिया ले, राज सत्ता पर कब्जा कर ले, जिससे क्या होगा? नौकरशाही श्रमिकों के अंडर में आ जाएगी, सेना और पुलिस ये सब श्रमिकों के अंडर में आ जाएगी, जिससे उनका अब आधिपत्य स्थापित हो सकेगा। क्लियर है? ये थी साम्यवादी विचारधारा, ठीक है ना। चलिए एक सेकंड, क्लास को चेक कर लेते हैं। ओके, दो दृष्टिकोण आपके और हैं, इनको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, निश्चिंत रहे। अब आता है दोस्तों एक समझौतावादी दृष्टिकोण। तो आपने यहां देखा उदारवादी दृष्टिकोण में जो विद्वान थे वो एकदम पोलाइट थे, है ना। लेकिन जैसे ही मार्क्सवादी विचारकों को पढ़ा तो आपने क्या हुआ, वहां पर एकदम इंथुजियास्टिज्म से भर गए, उत्साह से भर चुके, है ना, कि बस उठाइए
है ना, चाकू छुरी और बोल दीजिए हमला। जो भी शासन व्यवस्था में है तालिबान की तरह, है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको गलत ना समझे, गलत तरीके से ना ले। जैसे तालिबान ने क्या किया दोस्तों, तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान सरकार पर हमला किया, उसको भगाया और अपने खुद ने कब्जा कर लिया उस पर। तो बिल्कुल इसी प्रकार का कार्ल मार्क्स का इसी प्रकार की विचारधारा रही है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रमिकों को चाहिए कि वो शासन पर जबरदस्ती अधिकार कर ले, जो शासन व्यवस्था में है उनको भगा करके, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट दृष्टिकोण पढ़ते हैं, ये है समझौतावादी। समझौतावादी मतलब इसमें समझौते की बात की गई है। तो यहां कहा गया है कि समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कई संगठन कार्य करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इनका भी मानना है कि भाई व्यक्ति जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, वो समाज में रहता है और रहना उसका आवश्यक है। समाज से पृथक रहकर वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। वो इसीलिए इनका भी मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का जो विकास होता है वो समाज में रहकर ही संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समाज में व्यक्ति के विकास के लिए कई संस्थाएं, कई संगठन कार्य करते हैं और उन्हीं में से एक संगठन होता है राज्य। क्या होता है दोस्तों? उन्हीं संगठनों में से एक संगठन राज्य होता है ना। जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए करता है। राज्य क्या करता है? अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। किसके लिए करता है? समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, है ना। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कौन? व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और इसी कारण से वो स्वार्थी बन जाता है और इस स्वार्थ के कारण ही समाज में क्या होता है? विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। समाज में विवाद उत्पन्न होने लगते हैं और जब इन विवादों की पूरी तरह समाधान, जब तक इन विवादों का पूरी तरह समाधान नहीं हो जाए तब तक जो है इस प्रकार की विचारधारा की प्रक्रिया बनी रहती है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। जो समाज में विवाद उत्पन्न हुए हैं, अब क्या चाहते हैं कि उन विवादों का समाधान हो, और जब तक उन विवादों का समाधान नहीं होगा, जब तक विवादों का समाधान नहीं होगा तब तक ये समझौतावादी प्रक्रिया चलती रहेगी। समझौतावादी प्रक्रिया चलती रहेगी। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ये एक स्पष्ट धारणा है और ये सत्य भी है कि समाज की समस्या से ही, समाज में जो समस्या या जो विवाद उत्पन्न हुए हैं उस विवाद की उत्पत्ति ने ही राज्य की उत्पत्ति की है, या विवादों की उत्पत्ति ही राज्य की उत्पत्ति का विशेष कारण बने हैं और विवादों का बना रहना ही राज्य के बने रहने की ओर संकेत करता है। मतलब अगर विवाद है तो राज्य है, विवाद नहीं तो राज्य समाप्त। अगर समाज में जो विवाद है, जो वर्तमान समाज में भी जो विवाद है, अगर ये समाप्त हो जाए तो बताइए राज्य की आवश्यकता पड़ेगी, किसी कानून की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली समझ रहे ना? तो इस प्रक्रिया के समर्थकों ने राजनीति को समझौते की कला के रूप में माना है। राजनीति को समझौते की कला के रूप में माना कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के मध्य में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकाल सके। ऐसे समाधान निकालने वाली प्रक्रिया होना चाहिए राजनीति, ना कि हड़पने वाली, या ना कि कुछ ज्यादा ही निष्ठुर हो जाए या कुछ ज्यादा ही जो है दया भाव दिखाने वाली ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो, बल्कि समझौतावादी प्रक्रिया होना चाहिए। और ऐसे विचारकों में बिस्मार्क साहब हैं, वाशबी है और मिलर, ऐसे और भी कई नाम उल्लेखनीय हैं। वहीं वाशबी का कहना है कि जहां विवाद एवं समस्याएं होंगी वहां राजनीति अवश्य होगी। विवाद व समस्या रही समाज में राजनीति के अस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्लियर है ना? उसी प्रकार से मिलर साहब का कहना है कि सामाजिक विविधता जहां होगी राजनीति वहां अवश्य होगी, है ना। इनका भी लगभग वही मानना है कि जहां सामाजिक विविधता होगी वहां राजनीति जरूर होगी। सामाजिक विविधता ही विवादों को जन्म देती है और ये विवाद व्यक्ति से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तक पाए जाते हैं। विवाद का वास्तविक या क्षणिक समाधान राजनीति पर निर्भर करता है कि राजनीति में जो है उन विवादों का कुछ समय के लिए समाधान किया जा रहा है या फिर परमानेंट समाधान किया जा रहा है। क्या होता है क्षणिक और परमानेंट? क्या होता है? तो व्यक्ति में विवाद, है ना, व्यक्ति समूहों में विवाद, शासक और शासित में विवाद, वहीं धनी और निर्धन में विवाद, राज्यों में विवाद, ये तो हमेशा आज तक भी प्राचीन समय से लेकर आज भी देखने को मिलते हैं। तो इन विवादों का समाधान चाहे वास्तविक हो या कुछ समय के लिए हो, ये राजनीति पर ही निर्भर करता है। समझौता राजनीतिक शक्ति के माध्यम से ही होता है या हो सकता है। समझौता राजनीतिक शक्ति के माध्यम से ही हो सकता है।
विवादों के निपटारे में राजनीतिक शक्ति की भूमिका कभी कभी एक तरफा भी हो जाती है। देखिए, ये कोई स्पेशल बात नहीं है कि भाई जिसका जैसे कि मार्क्सवादियों का कहना था कि जो शासन वर्ग में है वो अपने हित के लिए ही कार्य करते हैं, तो हमेशा उस बात को हम नकार नहीं सकते, हमेशा नहीं नकार सकते। हाँ, जिसका शासन है वो अपने हित में जरूर काम करेगा, अपने हित में जरूर काम करेगा। और इसी दृष्टिकोण से कभी कभी हो सकता है कि ऐसा राजनीतिक फैसला एक तरफा आ जाए, सिर्फ अपने हित में आ जाए। तो जब एक तरफा आता है तो क्या होता है दोस्तों, राजनीतिक जो समस्या का समाधान होता है वो वास्तविक समाधान नहीं हो पाता, बल्कि कुछ समय के लिए हो जाता है, कुछ समय के लिए समाधान हो पाता है, जिसको हम क्षणिक समाधान बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शासक वर्ग अपने हित में फैसला लेते हुए एक तरफा फैसला लेकर कोई भी अनाउंस करते हैं, कोई है ना उसका समाधान बताते हैं, तो उसको सामने वाला पक्ष मन से स्वीकार नहीं करता है, बल्कि मजबूरी में या दंड के भय के कारण उसे मानना पड़ता है। लेकिन वो फिर भी एक वक्त का इंतजार करता है और वक्त आने पर फिर से विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि समाज की इस प्रकार जब एक तरफा फैसला आता है तो उसमें समस्या का समाधान क्षणिक होता है ना, वास्तविक समाधान नहीं हो पाता। क्लियर है? इसी प्रकार से लोकहित दृष्टिकोण की बात करें, लोकहितवादी दृष्टिकोण की, तो सिंपल सा है दोस्तों, 20वीं शताब्दी के दौरान राजनीति के संबंध में एक नए दृष्टिकोण की प्रस्तावना होती है और वह राजनीतिक के माध्यम से सार्वजनिक हित की बात करते हैं। राजनीति के माध्यम से सार्वजनिक हित की स्थापना की बात करते हैं। और ऐसे विद्वानों में है प्लेटो, अरस्तु, लोक, रूसो और हीगल जैसे विद्वान रहे हैं, प्राचीन पश्चिमी विद्वान, है ना। तो इनका मानना है, तो इन सभी विचारकों ने यह अपेक्षा की कि राज्य को सार्वजनिक कल्याण करना चाहिए, राज्य को सार्वजनिक कल्याण करने के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि राजनीतिक शक्ति के सतत प्रयोग के बाद भी सार्वजनिक हित कभी हो नहीं पाया या हमेशा उसकी उपेक्षा हुई है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग केवल शासक वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए ही किया जाता रहा है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। यह धारणा एक परम उत्तम जो है एक भावना है। क्या? कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। सार्वजनिक भलाई के लिए समाज में प्रतियोगिता का होना जरूरी है, राज्य का कल्याणकारी बनना संभव है, अर्थात वह वर्गीय संगठन नहीं है, किसी वर्ग का संगठन नहीं है। अंत में इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य व्यक्ति के चहुमुखी विकास के सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करे या करते रहना चाहिए। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन राज्य अपने किसी भी कार्य में केवल असफल रहा है। ये हम एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं। यह सत्य है कि राज्य जो है कल्याणकारी भूमिका निभा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में राज्य विफल ही होता आया है, सफलता उसको अभी तक हाथ नहीं लगी है। उसके नाम पर, हाँ इतना जरूर है कि उसके नाम पर, राज्य के नाम पर कुछ लोग उस चीजों का लाभ जरूर उठाते हैं, कोई क्षणिक लोग, मुट्ठी भर लोग। भारत में जन कल्याण के नाम पर जितने कार्य हुए हैं उन कार्यों में अधिकतर घोटाले ही देखे गए हैं। लोकहित कार्य केवल दिखावा मात्र बनकर रह गए हैं। लोकहित दृष्टिकोण सिद्धांततः ठीक है, सिद्धांतिक रूप से तो ठीक है लोकहित दृष्टिकोण, लेकिन वह लागू होता है या नहीं, ये ज्यादा मायने रखता है ना। कि लोकहित दृष्टिकोण देखने में, सुनने में, कहने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भले ही इस आधार पर किसी राजनीति की शुरुआत की जाए, स्थापना की जाए, लेकिन वो शासन व्यवस्था या वो सरकार इस दृष्टिकोण से या कहें कि इन सिद्धांतों पर आधारित होकर के कार्य करती है या नहीं करती है, ये ज्यादा मायने रखता है। अगर इन सिद्धांतों का पालन करते हुए सरकार कार्य करती है तो वो सरकार कल्याणकारी बन सकती है, अन्यथा हमेशा वो सिर्फ अपने हितों में ही फैसले लेती रहेगी, अपने हितों हेतु कार्य करती रहेगी। इसी के साथ में दोस्तों हमारा सेशन होता है आज का कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम कहानी को प्रारंभ करेंगे स्वतंत्रता के साथ में, ठीक है ना, स्वतंत्रता के साथ। और स्वतंत्रता में अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, विभिन्न आयाम और विभिन्न विचार एक साथ एक ही लेक्चर में लेने का प्रयास करेंगे। और इसी कारण से दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत वाला जो ये है ना, ये वाले सेशन चल रहे हैं, ये थोड़े से लंबे हो जाते, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है, टॉपिक भी लंबे होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगले सेशन में ना जो नए स्टूडेंट हैं ग्रुप को देख ले, इनके माध्यम से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो हमको या आप यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है?
हाँ, कुछ कारण से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही इसकी। और एक अनाउंसमेंट और है आप लोगों के लिए, स्पेशली कल से जो है आपकी जियोग्राफी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, मानव भूगोल को लेकर के। जो भी जियोग्राफी वाले स्टूडेंट हैं, है ना, कल से मॉर्निंग में 9 बजे रेडी रहे। मॉर्निंग में 9 बजे, दोस्तों मॉर्निंग में डेली 9 बजे लाइव सेशन होगा आपका मानव भूगोल का, ह्यूमन जियोग्राफी का। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।